हाय, मैं रितेश कुमार राणा। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि हमारा जो नेटवर्क थ्योरी था, तो थ्योरी का जो सेशन था वो तो हमारा चल ही रहा है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी जेई के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो सेशन रहने वाला है वो क्वेश्चन होगा जो एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और उसे अपने तरीके से डिफरेंट प्रोसीजर को यूज़ करके कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट में कैसे उसका आंसर को टिक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या प्रोसीजर अपनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर। अब यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो हम लोग पहले ओम्स लॉ में पढ़े थे कि यदि कोई रजिस्टर है, सपोज दैट यदि कोई रजिस्टर है, यदि यहाँ का वोल्टेज हमको पता है VA है, यहाँ का वोल्टेज VB है, अगर ये रजिस्टर R है और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन I है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो वोल्टेज है इसको हम लोग बोलते थे VIB। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, टोटल करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। तो वोल्टेज जो होता है दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग थ्रू करंट पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पर देखिए डीसी सर्किट, तो नॉर्मली हम लोग बहुत सारे डीसी सर्किट में इसको यूज़ करते हैं। तो डीसी सर्किट क्या है कि हमारा एप्लीकेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट, हाई करंट, अगर करंट का वैल्यू हाई हो तो इससे भी हमारा ओम्स लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। स्मॉल रजिस्टर, रजिस्टर्स का वैल्यू अगर स्मॉल हो या ज़्यादा वैल्यू हो तो भी हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वी कांट बी यूज अ ओम्स लॉ। क्यों? तो देखिए जैसे सेमीकंडक्टर में हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, तो सेमीकंडक्टर का अगर बात करें नॉर्मली तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में, जैसे हम लोग एक डायोड ले लेते हैं, सेमीकंडक्टर का एक डायोड मान लीजिए ले लेते हैं। ये हमारा क्या है डायोड। तो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या होता है, यहाँ से ये जाता है ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर हमारा 0.7 वोल्ट ये हमारा नी वोल्टेज है, ठीक है। ये नी वोल्टेज 0.7 या कट इन वोल्टेज। तो बेसिकली V और I का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है तो हम लोग देख सकते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। V और I क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर हम लोग बात करें चाहे वो ट्राइक हो, डायक हो या डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के बने हुए एलिमेंट्स हो, बीजेटी हो, तो उसमें हमारा जो है वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। तो रजिस्टिविटी जो है किसी भी वायर का रजिस्टिविटी वो किस बात पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि रजिस्टिविटी को हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे कब, जब हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था। तो रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L/A। L इज द लेंथ ऑफ मटेरियल, A इज द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। फिर ये R को हम लोग रो L/A लिखे थे। तो यहाँ जो रो है इसी रो को बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। तो बेसिकली ये रजिस्टिविटी है, ये क्या है एक्चुअली हम लोग क्या इसको एज्यूम करके चलते हैं कांस्टेंट। पहले ही हम बता चुके थे कि ये रजिस्टिविटी का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कि उसका जो मटेरियल है वो किस टाइप का मटेरियल है वो मटेरियल डिसाइड करेगा कि हमारा जो रजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा। तो रजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो वो किस मटेरियल्स का बना होता है। तो लेंथ पर रजिस्टर वेरी करता है, ये तो होगा नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा,
तो इसका आंसर होगा मटेरियल। तो हम लोग इसको मटेरियल में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज दैट कि अगर n रेजिस्टेंस हो, मान लिया कि R1 ये डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं लास्ट में जो है वो n टाइम्स के बाद ये R, ये R, ये R, ये R। तो इस जगह पर हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज X। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना, X। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि X का वैल्यू क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो X इज इक्वल्स टू, तो हम लोग देखेंगे 1/X इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/R। तो ये कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो एक 1/R, 2 यहाँ 2 को जोड़ देंगे तो 2 1/R, 3 1/R, 4 1/R। अगर n एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, n/R। तो x इज इक्वल्स टू हम लोग देखेंगे R/n। तो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल्स टू निकाल लिए R/n। अब फर्दर हमको क्या बोला जा रहा है देखते हैं। लिखा व्हेन दीज n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट। अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सपोज दैट सभी रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, ये सीरीज में, ये R है, R है, R है। तो इस सीरीज रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा, ये R इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो बेसिकली R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R डॉट डॉट R। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n इंटू R। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू रखेंगे n इंटू एक्स। ओके, यहाँ पर तो हम लोग का क्या आएगा निकल के, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n इंटू R, n इंटू R। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या रख सकते हैं, n इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा n, यहाँ रखेंगे n इंटू एक्स। तो ये हो गया n स्क्वायर इंटू एक्स। तो बहुत से बेसिक सा क्वेश्चन था। हमारा आंसर D फॉर दिल्ली। तो हमारा D ऑप्शन के साथ हमारा आंसर जाएगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R ओम्स। तो सपोज दैट एक वायर है, सपोज दैट एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। तो वायर में क्या हो रहा है कि इसका लेंथ को स्ट्रेच कर दिया गया। चलिए इसको 2 गुना स्ट्रेच कर दिया गया, खींच लिया गया है ना, 2 गुना स्ट्रेच कर दिया होगा। ठीक है, देन रेजिस्टेंस इन ओम। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस R है। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो लेट इसका वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम V है। ये वायर का वॉल्यूम क्या है, V है। तो इस वायर का भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V। यहाँ भी हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम V होना चाहिए। तो इस जगह पर भी हमारा वॉल्यूम V, इस जगह पर भी वॉल्यूम V। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसमें अगर R है तो फर्स्ट वाले केस में अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो R इज इक्वल्स टू L/A। हम लोग को पता है R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। मटेरियल तो चेंज होने जा रहा है नहीं, सेम है, इसलिए रो का वैल्यू क्या होगा, दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसमें चलते हैं। तो यहाँ मेरा R जो निकालना है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो इंटू L/A। तो ये L जो है, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है ये कैपिटल L है,
ओके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये कैपिटल ए है। ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिख रहा है ये कैपिटल ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे L/A। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यहाँ पर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया आपका L² डिवाइडेड बाय AL है ना। तो यहाँ से आ गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बाय V, ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम इनटू L²। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, रो हमारा क्या होता है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोज दैट 1/V। तो यहाँ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा R क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। यदि हमारा वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, इसको अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरे ढंग से यहाँ कर सकते हैं, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ दिख रहा है कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग L से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, ये L से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी L² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। थोड़ा कंपैरिजन करने में आसान होगा इसलिए कर दिए। अब R इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ से निकल के आया था L² डिवाइडेड बाय A। अब हम लोग इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नॉर्मली क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू L² बाय L²। देखिए अगर इसको स्ट्रेच करके 2 गुना किया है तो ये 2L के बराबर होगा, बिल्कुल 2L होगा, और ये हमारा L², तो ये 4L² डिवाइडेड बाय L²। यहाँ से L² कैंसिल 4, तो हमारा जो R निकल के आएगा ये 4 × R। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को इसमें ध्यान रखना होता है कि यदि किसी भी तरह से अगर यहाँ पर हमारा वायर है, अगर सेम वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यदि हमारा वेरिएशन लेंथ के साथ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। ओके, तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि यदि सेम मटेरियल है और अगर स्ट्रेच कर दिया जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यदि हमारा लेंथ का बात हो रहा है, अगर लेंथ को बढ़ाया घटाया जा रहा है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और AL को वॉल्यूम कर देंगे। और यदि यहाँ पर एरिया को इंक्रीज किया जाता, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कंप्रेस करके मान लो छोटा किया जाता या क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया में रिलेशन को ला सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो हम लोग पहले से ही बता चुके हैं कि हमारा जो KVL है, KVL विच इज डिपेंड्स ऑन और बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसा क्यों? अगर KVL की बात करें तो सपोज दैट यदि हमारा मान लीजिए सीरीज सर्किट है, ओके, सीरीज सर्किट में एक चीज देखिए, KVL जब भी लगता है तो एक लूप में लगता है या मैश में लगेगा। तो हमारा क्या है कि इस जगह पर देख रहे हैं कि करंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर देखें तो करंट का वैल्यू क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। तो हम लोग का KVL क्या कहता है कि सिग्मा भी आई इक्वल्स टू 0। ओके, सिग्मा भी आई इक्वल्स टू 0, जहाँ I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ओके, तो टोटल जो हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंटायर लूप शुड बी 0। तो यदि हम लोग बात करें कि टोटल वोल्टेज सप्लाई इक्वल्स टू टोटल
वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो टोटल वोल्टेज जितना सप्लाई हो रहा है सर्किट में, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। और दोनों ही स्थिति में क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होता है। तो करंट का वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा, मान लेते हैं करंट आई है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी एस इंटू आई इक्वल्स टू सिग्मा वी डी इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पावर डिलीवर इक्वल्स टू टोटल पावर कंज्यूम। तो हम लोग अगर बात करें एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमारा एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। तो हमारा एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होगा, ठीक है। अगर हम पार्टिकुलर टाइम के लिए बात करें तो जितना टाइम तक अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है उतना ही टाइम तक अगर पावर को कंज्यूम कर रहा है, तो पार्टिकुलरली हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी एक्वायर बाय द सर्किट एंड टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट शुड बी सेम। सो KVL जो है हमारा करंट वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी। अगर हम लोग बात करें KCL की, साथ में हम लोग बात कर लेते हैं KCL की। तो KCL में क्या होता है, तो KCL में अगर हम लोग बात करें तो सपोज दैट मान लिया एक रेजिस्टेंस है, मान लिया इधर से भी रेजिस्टेंस है, मान लिया रेजिस्टेंस इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है ना। अब देखिए यहाँ से करंट मेरा I1, ओके, यहाँ करंट जा रहा I2, यहाँ करंट I3, यहाँ करंट I4 और यहाँ करंट I5। तो इस जगह पर अगर इस पार्टिकुलर नोड पर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर KCL लगाना है तो हम लोग लिखते हैं कि टोटल एंटरिंग करंट, algebraic sum of entering current at a particular node should be equals to total algebraic sum of out current of that node, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो dq1 by dt, इसको हम लोग लिख सकते हैं dq2 by dt, इसको लिख सकते हैं dq3 by dt प्लस dq4 dt प्लस dq5 dt लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको इस ढंग से लिख लेते हैं तो इजीली देखें कि अगर डेरिवेटिव को हटा देते हैं तो हमको बाहर निकल के आता है q1 प्लस q2 इज इक्वल्स टू q3 प्लस q4 प्लस q5। तो हम लोग कहेंगे कि टोटल चार्ज सप्लाई या टोटल एंटरिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल लिविंग चार्ज, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव एंटरिंग चार्ज शुड बी इक्वल्स टू टोटल आउट चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड कर रहा है या बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। सो हम लोग कह सकते हैं कि KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन एंड KVL इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। तो हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 2 बल्ब मार्क्ड, एक दिया हुआ है, ये रेटिंग दिया हुआ है, आज ज्वाइन इन रजिस्टर और इतना सप्लाई दे दिया तो पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मान लिया एक सर्किट है, सपोज दैट यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर एक बल्ब है, ओके, और यहाँ पर क्या है कि सप्लाई हमारा VS है, सप्लाई वोल्टेज जो है ये 250 वोल्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पावर का रेटिंग दिया हुआ है P1 इज इक्वल्स टू ये है 200 वाट और यहाँ पर हमारा V दिया हुआ है 250 वोल्ट। यहाँ पर हमारा P2 जो दिया है ये दिया है 100 वाट और यहाँ पर हमको V दिया है 250 वोल्ट। तो बेसिकली यदि हम लोग देखें कि यहाँ से टोटल पावर कितना सप्लाई हो रहा है तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, करंट।
करंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कितना पावर सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस बल्ब के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और इस बल्ब के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर दोनों रेजिस्टेंस पता चलेगा तो करंट निकल जाएगा और करंट निकल जाएगा तो पावर निकल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट केस में अगर R1 निकालना हो तो हम लोग को पता है कि V²/P, ओके, P1। तो वोल्टेज का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P बोले तो 200 वाट। नेक्स्ट दूसरे रेजिस्टेंस का बात करें R2 इज इक्वल्स टू तो V² डिवाइडेड बाय P2, तो ये भी हो गया 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर R1 इंटू R2 पता चला। तो हम लोग करंट कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ 250 डिवाइडेड बाय, देखिए V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर देखें तो V का वैल्यू कितना है 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 का स्क्वायर 200 प्लस 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 250 कॉमन लेके क्या होगा, कट जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ये 250 एक नीचे रहेगा यहाँ पे। तो क्या हो रहा है 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, देखिए 200 इंटू 100 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 250 इंटू 2 और 1 300 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा करंट, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ हमारा करंट का जो वैल्यू है वो निकल के आ रहा है। अगर इसमें हम लोग 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो काट देते हैं, अब देखिए आ गया 200 डिवाइडेड बाय 3 गुने 250, ओके। अगर हम लोग इसको भी काट देते हैं तो ये आ रहा है ना, और कट रहा है 5 चौक 20 25, तो 4/3 इंटू 5, या तो इसको रहने दीजिए, ओके, कुछ काम आ जाए। 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 3, ओके, कुछ काम आ जाए इसलिए इसको हम लोग रहने दिए, ठीक है। तो हमारा टोटल सप्लाई पावर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 250 इंटू करेंट, तो 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 3, ओके, यहाँ से यहाँ कैंसल। अगर इसको देखें तो ये 67 वाट है ना। तो ये लगभग 67 मतलब 66.66 करके जा रहा है, तो उसको हम लोग 67 अप्रोक्सीमेट कर दिए। तो टोटल पावर सप्लाई कितना हो गया 67। तो हमारा आंसर कहाँ चला गया, बी में। बट ये मेथड जो है सो बहुत टफ है। मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया है कि यदि वीडियो लेक्चर में मैंने शॉर्टकट तरीका भी इसका बताया हुआ है कि सपोज दैट यदि हमारा दो अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट पावर जो सप्लाई होगा वो क्या आ जाएगा P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो ये हमारा सीरीज के लिए है। तो देखिए 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100। इसको देखें तो 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, ओके। यहाँ से 2 जीरो कैंसल, तो ये आ गया 200/3, ये आ गया 67 वाट। तो हम लोग इस मेथड से भी इसको बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अगर कोई सीरीज में कनेक्ट है तो, अगर पैरेलल कनेक्ट है तो सिंपली क्या हो जाएगा ऐड। बट
क्या होना चाहिए, वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था कि हमारा रेटिंग, जो बल्ब का ये जो रेटिंग है, रेटिंग वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू अ सप्लाई वोल्टेज, देन ये ट्रिक हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं आसानी से। और अगर कोई सीरीज में कनेक्ट होता, पैरेलल कनेक्ट होता, तो सिंपली क्या हो जाता, ऐड हो जाता 200 प्लस 100, ये डायरेक्टली आप 300 इसको टिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। यदि यहाँ पर हमारा पैरेलल होगा तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ पावर। तो एम्पियर सेकेंड की बात की जा रही है, एम्पियर सेकेंड। अगर देखें एम्पियर बोले तो करंट T, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो हमारा आंसर जाएगा चार्ज। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चंस है यूनिट को लेके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेम एज, मतलब कि सेम नहीं है। तो हम लोग को पता है कि अगर ये देख रहे हैं तो ये पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओके, तो क्या होता है, ये इसका क्या होगा, वाट, वाट। ओके, सॉरी जूल, एनर्जी है ना, पावर इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया हमारा जूल। ठीक है, जूल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम बोले तो सेकेंड। तो ये देखिए पावर इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, इसका मतलब ये पावर है। एम्पियर बाय वोल्ट, बी में अगर एम्पियर बाय वोल्ट, इसका मतलब करंट बाय वोल्टेज का बात किया है, तो ये एक्चुअली 1/R, ये कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस का यूनिट है। बेसिकली ये क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट है, पावर का नहीं है। एम्पियर वोल्ट C, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, तो यहां पर V इंटू आई, ये पावर के इक्विवेलेंट है। यहां भी देख रहे हैं आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर विच इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। तो बेसिकली ये तीन ऑप्शन हमारा क्या था, पावर का यूनिट है, जबकि ये चौथा जो ये बी में दिख रहा है ये क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट है। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने वाट के बराबर, या कितने अर्ग है, या कितने जूल है, या कितने बीटीयू के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो जैसे बोल रहे हैं तो 1 इंटू 10 के पावर 3। ओके, तो ये हो गया वाट में। आवर बोल रहे हैं तो आवर में कितना, सेकेंड, सेकेंड में आपको ले जाना है, तो आवर में कितना, ये इतना वाट हो गया। ठीक है, आवर, तो अगर इसको हम लोग कर दिए तो 60 मिनट हो गया। अब फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 60 सेकेंड हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये कितना आ गया, 3600 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ पर वाट और सेकेंड आया है ना, तो देखिए वाट सेकेंड, तो हम लोग वाट और सेकेंड की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दिखाया कि वाट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अगर सेकेंड से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल के बराबर होगा, जूल इज इक्वल्स टू वाट सेकेंड। ओके, तो ये यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, जूल, JOULE, जूल, है ना। अब यहाँ पर इसको 2 जीरो यहाँ पर ले लेते हैं, तो 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख लिए कि ये हमारा ऑप्शन सी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम व्हेन इन सीरीज 1 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जब ये सीरीज कनेक्ट है तो 4.5 और जब ये पैरेलल कनेक्ट है, देखिए पैरेलल कनेक्ट है तो 1 ओम है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो सपोज दैट कि यदि सीरीज कनेक्ट है, इसका मतलब दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कनेक्ट होता है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आपको 4.5 दिया हुआ है। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं बट हम लोग नॉर्मली करते हैं। ये दिया हुआ है यानी 1/1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसका 4.5 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, R1 इंटू R2 है ना, ये 4.5 अगर रखेंगे तो R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 4.5। देखिए यहाँ पर आप लोग ना आसानी से हम लोग इजीली वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रोडक्ट में आना चाहिए हमारा कितना 4.5, तो देखिए ये ऑप्शन, ये क्या है हमारा 3/2, ये 3/2 और ये क्या है 3, तो ये हो गया 9/2, ये 4.5 आ रहा है। ऐड करके देखिए 3 और 4 4.5, यानी कि ऐड करें या मल्टीप्लाई करें 4.5 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा सी के साथ। बट कन्वेंशनली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R1, R2 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 4.5 माइनस R1 इक्वल्स टू 4.5। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 4.5 R1 माइनस R1 स्क्वायर माइनस 4.5 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग आराम से जो हमारा R1 का वैल्यू आएगा वो 1.5 आएगा और R2 का जो वैल्यू आएगा वो 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से या फैक्टराइजेशन या हम लोग द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डिसिपेटेड 10 watt power. What would be the power dissipated in the same resistor when they are connected in parallel across same the source EMF? कहने का मतलब ये है कि तीन इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, जब तीन इक्वल रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये मेरा R1 R, अच्छा सॉरी ये तीनों क्या है R है, ये हमारा स्मॉल r ले लेते हैं, R कैपिटल R ही ले लेते हैं, R R R। अगर यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है V, तो इस जगह पर अगर पावर की बात करें तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R। ओके, पावर इज इक्वल्स टू सीरीज में, ओके सीरीज में V स्क्वायर बाय 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सीरीज में दिया हुआ है कि 10 वाट है, तो 10 इंटू 3 30। इसका मतलब क्या हो गया कि V स्क्वायर बाय R इज इक्वल्स टू 30 वाट। ओके, अब हमको इसी को हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो सपोज दैट कि अगर हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ये है R R R और यहाँ पर हमारा वोल्टेज सेम है। अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाय 3। अगर यहाँ पर पावर की बात करें, टोटल पावर पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए V स्क्वायर बाय R का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 30, तो ये कितना आएगा 30 इंटू 3, ये हो गया 90 वाट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जा रहा है 90 वाट में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर होगा 90 वाट। इस मैनर से हम लोग, इस तरीके से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये केसीएल बेस्ड क्वेश्चन है कि हम लोग देखेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कितना है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर करंट इधर चला गया तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये 1 एम्पियर करंट है और एक 1 एम्पियर करंट आया तो 2 एम्पियर करंट यहाँ चला गया। ये 2 एम्पियर करंट है और 5 एम्पियर करंट आया, टोटल कितना हो गया 7 एम्पियर करंट। और यहाँ से 1 एम्पियर चला गया, 7 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया तो कितना बच गया, अच्छा सॉरी, इस जगह पर अगर हम लोग बात करें, ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर अगर चला गया तो यहाँ से हमारा 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर। अब यहाँ से हमारा 5 एम्पियर और 1 एम्पियर इधर से, तो 6 एम्पियर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो एक्चुअली ये 0.5 है, ठीक है, ये 0.5 एम्पियर। तो ये 0.5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, ये आएगा 1.5 एम्पियर। तो ये हमारा ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन ए में। ओके, तो इसको हम लोग 0.5 एम्पियर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर फर्स्ट कनेक्टेड पैरेलल देन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेकंड विल बी व्हाट। तो सबसे पहले जब हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर सेम है तो R/4। ओके, और जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, तो क्या आएगा 4R। तो अगर इसका रेशियो देखें, R पैरेलल डिवाइडेड बाय R सीरीज इज इक्वल्स टू R/4 डिवाइडेड बाय 4R। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, R/16R, R कैंसल, 1/16 टाइम्स, है ना, 1/16।